Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So today's editorial regarding the budget, which is presented yesterday by our finance minister Nirmala Sitharaman. Okay, so let's see. The title of the editorial is A Raft of Concessions. Raft means too many, and concessions means the ease which I've given to you amid consolidation. Consolidation is जब आप किन्हीं दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन. ठीक है. सो आई हैव ट्रांसलेटेड द एंटायर आर्टिकल इन हिंदी ऑल्सो. You can see in the next pages that I have translated entire article in Hindi also. So if you are having any problem in understanding any a particular thing in English, you can read it from Hindi and infer it. ठीक है. So सुदृढ़ीकरण के बीच रियायतों का बड़ा वर्ष 2023-24 का बजट. ठीक है. दैट मीन्स बहुत सारी कंसेशंस दी गई हैं इस बजट में. ठीक है. यहाँ से तो ऐसा लगता है कि ऑथर की टोन लॉडेटरी है. ठीक है. अप्रिसिएट कर रहे हैं ऑथर, बट लेट्स सी आर्टिकल पढ़ के क्या टोन निकलती है. ठीक है. वाइल प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट द बजट गिव्स मोर टू द एफ्लुएंट दैन टू द पुअर. एफ्लुएंट मतलब जो रिच लोग हैं. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि देखो इस बजट में ना ऐसा लगता है कि चलो प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट. इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलना, सभी को इंक्लूड करते हुए चलना. इस संदर्भ में बजट तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने तो कहा है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, पर यहाँ इस बजट में अमीरों को बहुत ज़्यादा मिला है और गरीबों को कम, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. ठीक है. समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए यह बजट गरीबों को बनिस्बत संपन्न लोगों को ज़्यादा सुविधा देता है. ठीक है. मतलब कहा है कि ऑथर ने सिर्फ आप नाम के लिए इंक्लूसिव, इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा है कि आप नाम के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट कह रहे हो, पर मिला तो अमीरों को बहुत ज़्यादा ही है, गरीबों को कम. ठीक है. अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी की तरफ. राफ्ट, जैसे मैंने कहा, अ लार्ज नंबर. ठीक है. अ लॉट, ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसे कहते हैं राफ्ट. एफ्लुएंट, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे कि मैंने पिछले टाइटल को समझाने वक्त कहा. ठीक है. धनी जो इंसान होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम अफ्लुएंट. रैशनलाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कंपनी, या फिर कोई भी एक चीज़ का जो प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस को हम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करते हैं, यूजुअली बाय कंबाइनिंग और स्टॉपिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी. ठीक है. ठीक है. तो अगर आप किसी भी प्रोसेस को या एक्टिविटी को मोर इफेक्टिव कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है रैशनलाइज. आप उसे रैशनलाइज कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फॉर्मलाइजेशन, द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर और फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग रूल्स. मतलब आप रूल्स को इंट्रोड्यूस करके आप उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मलाइजेशन. इम्पिटस का मतलब होता है a force that encourages a particular action or make it more energetic or effective. ठीक है. इसका भी मीनिंग वही होता है. इसका मीनिंग होता है कि कोई भी एक फोर्स, ठीक है, एक पावर जो कि इनकरेज करता है किसी भी एक्शन को एनर्जेटिक या इफ़ेक्टिव करने में. ठीक है. वो एक समझो, एक आप पुश समझ लो. ठीक है. फैथम का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समवन और वाई समवन एक्ट एज दे डू. समझाना. ठीक है. पूर्ण तरीके से समझना कि ये चीज़ इसने क्यों की या फिर ये चीज़ कैसे होती है, उसे कहते हैं फैथम. विगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एनर्जी और एंथुजियाज़म, ताकत, या फिर एंथुजियाज़म को भी कहते हैं विगर. ठीक है. रवेज इसका मतलब होता है द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय समथिंग, विनाश. ठीक है. किसी भी चीज़ का अगर विनाश होता है तो उसको हम कहते हैं रैवेज होना. ठीक है. फॉल आउट का मतलब होता है द अनप्लेजेंट रिजल्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ एन एक्शन और इवेंट. ठीक है. नतीजे, खराब नतीजे, अनप्लेजेंट रिजल्ट्स को हम कहते हैं फॉल आउट. लीवे का मतलब होता है फ्रीडम टू एक्ट विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स. अगर आप किसी भी चीज़ में आपको फ्रीडम दिया गया है तो आपको लीवे दिया गया है. ठीक है. छूट दी गई है.
नेक्स्ट इज़ लॉडेबल, डिज़र्विंग टू बी प्रेज्ड और एडमायर्ड, उसकी आप तारीफ़ कर सकते हो, वो डिज़र्व करता है। इवन इफ़ इट नॉट रियली सक्सेसफुल, उतना सक्सेसफुल नहीं है फिर भी आप उसकी तारीफ़ करते हो, प्रशंसा करते हो, ठीक है। ये सक्सेसफुल वाला पॉइंट इतना मैटर नहीं करता है, बट तारीफ़ करना इज़ लॉडेबल, ठीक है। बुलवर्क का मतलब होता है रक्षण साधन, किसी भी चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बुरी चीज़ों से, तो आप उसको बुलवर्क कर रहे हो, ठीक है। समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन से प्रोटेक्ट करना इज़ बुलवर्क करना। अब हम आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स के तरफ। इस पे दो फ्रेजल वर्ब्स हो रहे यूज़ हुए हैं। पोर ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप गहराई से पढ़ समझ रहे हो, ठीक है, उसे पढ़ रहे हो, कोई भी एक यूजुअली एक बुक या डॉक्यूमेंट को केयरली देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसको करना होता है पोर ओवर, उसका मतलब होता है पोर ओवर। स्पेल्ट आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, ठीक है। द बजट इज़ स्पेल्ट आउट, मतलब उसको बजट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मैंने पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, हर एक एक पेज का, ये पेज इतना है तो इसकी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपको कोई भी चीज़ इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। इफ़ द बजट मेकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, अगर बजट बनाना एक मुश्किल कार्य है, ठीक है, एक मुश्किल टास्क है, तो उसको इंटरप्रीट करना मतलब उसे समझना, लोगों को समझाना, ठीक है। इंटरप्रीटिंग द यूनियन बजट कैन बी हज़ार्डस गिवन द अमाउंट ऑफ फाइन प्रिंट दैट वन हैज़ टू पोर ओवर, ठीक है। लोगों को समझाना वो और भी मुश्किल होता है क्योंकि तो जो फाइन प्रिंट मतलब इतना ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट बड़ा रहता है, इतनी ज़्यादा सब उसमें चीज़ें होती हैं कि इंसान को बहुत ही पोर ओवर करना पड़ता है। पोर ओवर मतलब बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर ही आप दूसरों को इंटरप्रेट कर सकते हो, फिर ही आप दूसरे लोगों को आप बता सकते हो, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का ये 5वां बजट था, ठीक है, जब से वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं तो उनका 5वां बजट था। एंड द करंट भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट्स फाइनल फुल फ्लेज्ड वन, यहाँ पे ब्रेक देना है, फाइनल फुल फ्लेज्ड वन बिफोर नेक्स्ट ईयर्स जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो ये बजट जो था निर्मला सीतारमन जी का 5th बजट था, और जो अब की गवर्नमेंट जो चला रही है, गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी, उनका ये बजट है किससे पहले का, अब इलेक्शंस के आने के पहले का उनका ये आखिरी बजट है, ठीक है। अब इलेक्शन के आगे कौन जीतता है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस होंगी तो ये उनका इस टर्म का, जब मोदी जी आए हैं उनका जो ये 2nd टर्म है उनका ये आखिरी बजट होगा, ठीक है। टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक बजट में, लाइक सभी को इंक्लूड, ठीक है, सबको इंक्लूड करना, सस्टेनेबल ग्रोथ देखना, इकोनॉमी देखना, तो जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सभी ये पूरा करता है। दैट उसका मतलब होता है टिक ऑल द राइट बॉक्सेस, ठीक है। मतलब जो जो ज़रूरतें हैं वो इस बजट में पूरी हो रही हैं, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट, हमने ऑन द फेस ऑफ इट यहाँ पे पढ़ा था ना, आपको अगर याद हो तो। ओके, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब उसके एज अ रिज़ल्ट पे, ठीक है। तो मतलब जो बजट बना उसका रिज़ल्ट ये रहा कि सभी जो जो ज़रूरत की चीज़ें आवश्यक थी इस बजट में वो ये बजट पूरा कर रहा है, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट ensures prosperity for all, especially youth, women, farmers, other backward classes, scheduled castes, scheduled tribes, a focus on infrastructure and investment that serves as a multiplier for growth and employment, policies to enable green or environmentally sustainable growth, the rationalization of direct taxes, including a raft of concession to the middle and salaried classes and pensioners, and most importantly, doing all this while staying the course on fiscal condition. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कौन से वो सही चीज़ें थी, कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स थी जो कि बजट में चाहिए थी और पूरी भी हो गई, कौन सी थी वो चीज़ें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सभी का विकास होना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
फीमेल्स का ही हो रहा है, सिर्फ बच्चों का ही हो रहा है, या फिर सिर्फ इन्हीं कास्ट का हो रहा है, ऐसा नहीं, सभी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें थी, और क्या क्या चीज़ें इंश्योर करना, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, मतलब सभी प्रॉस्पर हो, सभी फूले फले, स्पेशली यूथ का भी भला हो, वुमेंस का भला हो, फार्मर्स का भला हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, ठीक है, एससी कास्ट के जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी जो हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी सुविधाएं, रेल, रोड्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, इस सब को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट अच्छी आए हमारे देश को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे होनी चाहिए, ये हमारे सर्व करनी चाहिए एज अ मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन सब चीज़ों से हमारी देश की वृद्धि होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों से हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है। पॉलिसीज़ कैसी रहनी चाहिए, जो कि एनेबल करे ग्रीन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब देखो, ये ग्रीन और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ इस ग्रोथ के लिए लगा है, ठीक है, ग्रीन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ का क्या मतलब है, आपके विकास के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है, वैसी ग्रोथ को इंश्योर करना है। रैशनलाइजेशन मतलब जो कि एक प्रोसेस है जो कि किसी चीज़ को इफेक्टिव बनाता है। तो किस चीज़ को इफेक्टिव बनाया, इस बजट ने डायरेक्ट टैक्सेस को इफेक्टिव बनाया है, इंक्लूडिंग अ रेट ऑफ कंसेशंस फॉर द मिडिल एंड सैलरीड क्लास। तो मिडिल और सैलरीड क्लास जो थे उनको कंसेशन मिला है, वो आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग क्या क्या कंसेशंस मिली हैं। तो उन लोगों को ये रियायतें मिली हैं, कंसेशंस मतलब रियायतें मिल गई टैक्स में, एंड पेंशनर्स को भी रियायतें मिल गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डूइंग ऑल दिस, तो ये सब चीज़ों को बजट ने चलो अपने इंक्लूड तो कर दिया, पर और किस चीज़ को इंश्योर करना था कि फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के साथ साथ इन सब चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करें। फाइनेंशियल कंसोलिडेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस फैसिलिटीज़ देते गए और सरकार पे बोझा बढ़ता गया, नहीं, फैसिलिटीज़ भी देना है सरकार के लिए, इनकम भी खुद के लिए, जो सरकार भाई जब सरकार को पैसा आएगा तो ही तो वो ये सब कर पाएगी ना। तो सरकार को खुद के इनकम सोर्सेज को भी बढ़ाना है, मजबूत रखना है, और इन सब फैसिलिटीज़ को भी देना है। तो ये इस बजट ने किया, तो इस बजट ने टिक ऑल द राइट बॉक्सेस, ठीक है, मतलब ये सभी चीज़ें इस बजट में हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। टर्मिंग इट द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल, मिस सीतारमन साउंडेड द पोल बगल बाय द by emphasizing the ruling dispensations achievements। तो जिस तरीके से निर्मला सीतारमन जी ने ये बजट प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट बजट है अमृतकाल का। अमृतकाल मतलब जब इंडिया 100 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, अब 75 ईयर्स हो गए, बाकी के 25 ईयर्स बचे हैं, तो इस 25 ईयर्स को अमृतकाल कहा जा रहा है, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन जी ने इस तरीके से शुरुआत की जैसे कि वो कोई जब इलेक्शंस होते हैं तो पोल का बिगुल बजता है ना, पोल बिगुल मतलब जो बगुल बजता है, एक बड़ा भोपू सा होता है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जब रेस स्टार्ट होती है तो वो पोल बिगुल बजता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ऑथर ने इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा कि बजट तो अपने प्रिपेयर करा, हमें तो ऐसा लगा कि आप बजट प्रेजेंट करोगे, पर बजट तो प्रेजेंट करने से रहा नहीं, ऐसा लगा कि आप वोट मांगने चली आई हो। किस लिए ऐसा लगा, क्योंकि तो निर्मला सीतारमन जी ने क्या कर दिया, जो रूलिंग डिस्पेंशंस मतलब रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसके अचीवमेंट्स जो थे 2014 से, वो गिनवाना हमें स्टार्ट कर दिया। क्या क्या उन्होंने गिनवाना हमें स्टार्ट कर दिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ऑफिस जब से एज्यूम किया तो क्या क्या हुआ। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो पर कैपिटा इनकम जो है ना, मतलब पर व्यक्ति की इनकम इंडिया में वो बढ़ गई, शी सेड हैड मोर दैन डबल हो गई है। और बढ़ के कितनी हो गई है, 1.97 लाख हो गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमीज ग्रोथ टू बीइंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एंड द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू इंश्योर अ बेटर क्वालिटी फॉर ऑल। तो किस लिए ये हुआ है, लोगों की इनकम क्यों बढ़ गई है, क्योंकि तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं कि सबको हम लोग बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग दें, और
हमारी अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बनाया है, इसीलिए डबल होके 1.97 लाख इनकम हो गई। शी ऑल्सो साइटेड, मतलब साइट करना मतलब एग्जाम्पल लिया, रेफ़र किया उन्होंने। क्या रेफ़र किया? एन इंक्रीज एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। तो फॉर्मलाइजेशन हुआ मतलब प्रोसेस चेंज हुआ ताकि मोर इफ़ेक्टिव हो। कौन सा प्रोसेस चेंज हुआ? जो इकोनॉमी में जो भी प्रोसेस था वो चेंज हुआ। और क्या हुआ? वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब सभी जगह फैला हुआ, सभी लोगों ने अडॉप्ट किया डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को। ये बात तो सही है ना, आप देख सकते हो कि 2014 से कैसे डिजिटलाइजेशन हुआ। ठीक है, डिजिटल इंडिया वो सब आया, फिर लोगों ने यूपीआई का यूज़ किस हद तक, अब किस हद तक वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये बात तो मुझे सही लगी। ठीक है, पर इनको ऑथर कह रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके से बजट का इन्होंने स्टार्ट किया जैसे कि ये कोई इलेक्शन के प्रचार की प्रचार का ये कोई भाषण दे रहे हों। इनडायरेक्टली मतलब ऑथर ने टॉन्ट मारा। ठीक है, तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो गया, एस्पेशली इन द पेमेंट्स स्फीयर। तो वही मैंने कहा ना, जो यूपीआई हो गया आपका, नेफ्ट, आरटीजीएस, डिजिटल पेमेंट्स का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब एज एन अनदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। तो ऐसे कई सारी अचीवमेंट्स हुई। ठीक है, और उनको जो ये डिजिटलाइजेशन हुआ ना, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, ऐसा सीतारामन जी ने कहा। विथ एन आई ऑन इंडिया एट 100, मतलब जब भारत को इंडिपेंडेंट होकर 100 साल हो जाएंगे तो उसके मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बनाया गया, ऐसा कहा उन्होंने। तो मिस सीतारमन जी ने कहा कि वेयर एम्ड एट, ठीक है, ये बजट प्रपोजल्स, ये वर्क किसके लिए लगा है? ये बजट प्रपोजल्स के लिए लगा है। तो ये जो बजट प्रपोजल्स हैं, तो ये बजट प्रपोजल्स आपको कनेक्ट करके पढ़ना है ऐसे। ठीक है, तो ये जो बजट प्रपोजल्स हैं ये एम्ड हैं, क्या एम करते हैं? इनका एम क्या है? जो ये बजट हमने लाया इसका एम है कि एक्चुअलाइजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो इस बजट का एम है कि हम लोग ऐसी इकोनॉमी बनाएं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो, मतलब पूरी की पूरी डिजिटलाइज्ड हो, नॉलेज बेस्ड हमारी अर्थव्यवस्था हो, विथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस। स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस मतलब लोगों के पास और गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास ही भरपूर पैसा हो, और एक रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर हो। रोबस्ट मतलब रोबस्ट, अगर कोई चीज़ रोबस्ट है तो उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। ठीक है, उसे कोई भी वीकन नहीं कर सकता। तो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा हो कि जो जिससे कोई भी अगर उथल पुथल होती है तो उसको इफ़ेक्ट ना पड़े, और हमारी इकोनॉमी पूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगी और बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो हमारा बजट ऐसा है कि हमारी अर्थव्यवस्था को वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाएगा और रोबस्ट बनाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के, एम्फसाइजिंग एट द इकोनॉमिक एजेंडा। इकोनॉमिक एजेंडा पे एम्फसाइज करते हुए, मतलब उसके ऊपर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि फॉर अचीविंग दिस विजन, इस विजन को अचीव करने के लिए, कौन सा था वो विजन? एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, जो हमारा विजन है 100 साल तक ऐसा ही अर्थव्यवस्था हमारे देश की होनी चाहिए। उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर अ फोकस ऑन गिविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पेटस। इम्पेटस मतलब मैंने कहा था ना, एक पुश देना। तो इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए क्या चाहिए? एक पुश चाहिए ग्रोथ को। हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको एक पुश चाहिए, और जो जॉब क्रिएशन है उस चीज़ को भी ग्रोथ चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनी रहे। द मिनिस्टर laid out her budget proposals that were heavy on this government's trademark acronyms। ठीक है, तो कहा ऑथर अब फिर से टॉन्ट मार रहे हैं निर्मला सीतारामन जी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि
भारी भरकम शब्द करने में तो ये बजट और ये गवर्नमेंट और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, वो तो इस पे तो खरी उतरी। भारी भरकम शब्द तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किए। ठीक है, एक्रोनमीज मतलब जब आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हो और जो भारी भरकम होते हैं ना, इन डिस्क्राइबिंग द वेरियस स्कीम्स, तो स्कीम्स को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने एक्रोनमीज मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए। सपोज मनरेगा है तो उन्होंने मनरेगा, सपोज ये स्कीम है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस स्कीम का फुल फॉर्म उन्होंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने बस इतना ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, मनरेगा करके यूज़ किया। ठीक है, जबकि ऐसा यूजुअली होता है कि जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट करते हो, स्पेशली बजट प्रेजेंट करते हो, तो आपको स्कीम्स को फुल फॉर्म में पढ़ना होता है ताकि लोगों को अच्छे से समझ आए। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ऑथर वही कह रहे हैं कि एक्रोनॉमी शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ना, भारी भारी भरकम नाम पढ़ने में तो आपका आपने तो ये चीज़ कर दी, हाँ भारी भरकम शब्द तो इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, पर रिलेटिवली लाइट ऑन डिटेल्स, पर जब डिटेल्स देने की बात आई कि वो स्कीम किसके रिगार्डिंग है, कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसका खर्च कैसे दिया जाएगा, उस सब चीज़ों पे वो लाइट रही मतलब उस पर इतना डिटेल्स नहीं दिया गया। बस आपने भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया स्कीम्स को बताते वक्त। ठीक है, भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किया, अपने स्कीम्स को बताया, पर उसका डिटेल नहीं दिया अच्छे से, ऐसा ऑथर ने कहा। ठीक है, इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा, बुराई नहीं की, टॉन्ट मारा। देखा ना आपने, भारी भरकम शब्द तो आपने इस्तेमाल किए पर डिटेल्स देने में तो आपका ये बजट लाइट रहा। ठीक है, पीएम विकास एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। पीएम विकास एक स्कीम का नाम है, उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने पीएम विकास शब्द का यूज़ किया, ना कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान ऐसा। तो ऑथर उस चीज़ का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं। तो ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है, किन के लिए है? वुड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफर, तो ये स्कीम किन के लिए है? ट्रेडिशनल आर्टिशियंस मतलब जो भी ये हाँ हैंडमेड थिंग्स को प्रिपेयर करते हैं, आर्टिशियंस, पॉट्स हो गया। ठीक है, उन सब चीज़ों, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्राफ्ट्स पीपल जो कि क्राफ्टिंग का वर्क करते हैं, और विश्वकर्मास। ठीक है, इनको विश्वकर्मा कहा गया। इनको कैसा हेल्प मिलेगा? अ पैकेज ऑफ असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, एम्ड एट हेल्पिंग देम इम्प्रूव द क्वालिटी। इससे क्या होगा? उन पैसों से इनको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का स्तर बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। अपना स्केल मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने में उनको ये पैसे हेल्प करेंगे। और रीच ऑफ देयर प्रोडक्ट्स मतलब पब्लिसिटी, मार्केटिंग करने में भी उनको ये पैसे हेल्प करेंगे। शी सेड, इतना कहा उन्होंने। ठीक है, शी सेड मतलब निर्मला सीतारमण जी ने इस स्कीम के बारे में इतना कहा। ठीक है, स्पेसिफिक्स इंक्लूडिंग financial outlay and the likely mechanics of the implementation were however not spelled। तो आप कहोगे कि भाई इतना सब तो कहा, पर जो ऑथर कह रहे हैं कि जो मेन चीज़ है कि फाइनेंशियल आउटले, इसको जो एक्सपेंडिचर है ये कहाँ से आएगा, इस स्कीम को आप कैसे फंड करोगे, और इस चीज़ का जो मैकेनिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप इस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे आप इन आर्टिशियंस तक पहुँचोगे, कैसे इन क्राफ्ट्स पीपल तक आप पहुँचोगे। ठीक है, और इस स्कीम का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये सब तो चीज़ें आपने बताया ही नहीं। आपने तो बताया कि हाँ ये स्कीम लॉन्च हो गई है और ये स्कीम से इन लोगों को पैसा दिया जाएगा, इन पैसों से उनका क्वालिटी अच्छा होगा, स्केल अच्छा होगा, उनका रीच ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अच्छा होगा। पर भाई आप ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे करोगे वो तो आपने बताया नहीं वित्त मंत्री जी। ऐसा ऑथर ने फिर से टॉन्ट मारा। ठीक है, सिमिलरली फिर से और ऑथर ने और एक स्कीम के बारे में कहा कि उन्होंने कैसे इस स्कीम को एक्सप्लेन किया, या फिर कैसे इस स्कीम का डिटेल नहीं दिया गया। ऑथर फिर से एक एग्जांपल देते हुए समझा रहे हैं हमें। मैनग्रूव इनिशिएटिव है फॉर शोरलाइन हैबिटाइट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, और मिष्टी, इस स्कीम का नाम क्या है? मिष्टी, और इसका फुल फॉर्म क्या है? ये लाइन। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में आप बता रहे हैं। इस स्कीम का एम क्या है? अंडरटेकिंग मैनग्रोव प्लांटेशन, मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं तो उन ट्रीज़ को लगाना है अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का जो तट होता है ना, उस समुद्र के
तट के किनारे पे, ठीक है, सपोज ये समुद्र है, तो इस समुद्र के तट के किनारे पे आपको मैनग्रोव ट्रीज़ का प्लांटेशन करना है। एंड सॉल्ट पैन लैंड्स, सॉल्ट पैन लैंड्स मतलब वही समुद्र का तट जहाँ पे होता है, उन जगहों पे इन ट्रीज़ का प्लांटेशन करना है। फंडिंग टू अ कन्वर्जेंस बिटवीन MGNREGS एंड अ कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। इस स्कीम का फंडिंग कैसे होगा? कन्वर्जेंट, ठीक है, इस मनरेगा और अफॉरेस्टेशन फंड के बीच में कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। कन्वर्जेंस मतलब इस फंड को, ये जो अफॉरेस्टेशन फंड है और ये जो MGNREGS है, इन दोनों स्कीम को मिला के हम इन दोनों स्कीम्स को मिला देंगे और एक नई स्कीम लाएंगे मिष्टी। इन दोनों स्कीम्स से, अफॉरेस्टेशन फंड से, ये जो अफॉरेस्टेशन फंड है और MGNREGS है, इससे जो पैसा आएगा ना, हम उस चीज़ से आपको इस मिष्टी स्कीम को भी पैसा दे देंगे, ठीक है। ये स्कीम्स तो चलेंगी ही, पर इनमें से थोड़ा जो बच जाएगा उससे हम इसमें पैसा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। विथ द रूरल सेक्टर्स मेन स्टे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये रूरल सेक्टर को शायद हेल्पफुल होगी ये स्कीम, ठीक है। और ये मेन स्कीम एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है स्कीम रूरल लोगों के लिए। और ये स्कीम किन्होंने लॉन्च किया था? वन दैट इज़ इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कांग्रेस की जब सरकार थी, और उनका जो अलायंस था यूनाइटेड UPA, हम कहते हैं ना UPA, और अब की जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है हम उसको क्या कहते हैं? NDA कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो UPA था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, तो इनके अलायंस में जो गवर्नमेंट थी तब इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी जो कि एम्प्लॉयमेंट देती होगी, ठीक है। गवर्नमेंट्स टर्म इटसेल्फ इंक्रीजिंगली बीइंग स्टार्व मतलब उस चीज़ से वंचित रखा ऑफ बजटरी सपोर्ट, इट इज़ हार्ड टू फैथम मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना, हाउ द न्यू इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट द इकोलॉजिकली सेंसिटिव मैनग्रोव्स विल बी फंडेड। तो शायद ये जो MG अफॉरेस्टेशन फंड, तो वही है। अफॉरेस्टेशन मतलब जब झाड़ कटते जाते हैं उसे हम कहते हैं अफॉरेस्टेशन करना। तो उसको नहीं होने से उसको बचाने के लिए जो फंड है, ये फंड भी उसके लिए। और MGNREGS शायद ये भी कोई एक स्कीम है जो कि प्लांटेशन को बचाती है, जो कि या फिर प्लांटेशन को सपोर्ट करती है, और इस स्कीम से शायद लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती होगी। और ये स्कीम्स जो थी, ये यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो इस स्कीम को तो वो सरकार इतना सपोर्ट नहीं कर पाई, ठीक है, उसमें इतना बजटरी सपोर्ट नहीं मिल पाया। अब ये मुश्किल है कि अब की जो आप ये मिष्टी स्कीम लाए हो, आप इसको कैसे फंड करोगे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट इकोलॉजिकली सेंसिटिव मैंग्रोव, प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षित करना, रीजनरेट मतलब फिर से उगाना। इन ट्रीज़ को उगाने के लिए भाई पैसे तो लगेंगे ना, बीज लोगे वहाँ पे, वो बीज को बोने के लिए आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे, फिर उन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उन ट्रीज़ को पानी देना होता है, तो इन सब के पैसे लगेंगे, उन सब के पैसे लगते हैं ना। तो आप इस स्कीम को कैसे फ़ंड करोगे, ये तो आपने बताया ही नहीं। इट इज़ हार्ड टू फैथम का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में नहीं आई, ठीक है। टू द डिक्रीज़ इन द आउटले, ठीक है। और स्कीम्स, कुछ स्कीम्स में भी ना, जो पहले एक्सपेंडिचर होता था, आउटले मतलब एक्सपेंडिचर, तो जितना पैसा अलॉट किया जाता था वो कम कर दिया गया है। अब ये जो कमी आई है ना स्कीम्स में, ये किस समय पे आई है? कम्स एट अ टाइम, इस समय पे आई है जब व्हेन द रूरल इकोनॉमी स्टिल टू रीगेन विगर मतलब स्ट्रेंथ। तो रूरल इकोनॉमी है ना, जो रूरल अर्थव्यवस्था है हमारी, उसको और रीगेन इज स्टिल टू मतलब अभी नहीं किया है, करने वाली है पर किया नहीं है। तो रूरल इकोनॉमी को और मजबूत होना है, स्ट्रेंथ होना ही है, अब तक हुई नहीं है, ठीक है। मतलब अभी भी वीक है। किस लिए वीक है? फ्रॉम द रैवेज मतलब डिस्ट्रक्शन, रैवेज ऑफ द पैंडमिक। तो जो पैंडमिक ने डिस्ट्रक्शन मचाया था ना, उससे अभी हमारी रूरल अर्थव्यवस्था रिकर हो ही रही है, पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो इस टाइम पे अगर आप स्कीम्स से पैसा निकाल दोगे तो मुश्किल की बात आ जाएगी, ऐसा ऑथर ने इनडायरेक्टली कहा, ठीक है।
द फॉल आउट ऑन इनकम्स फ्रॉम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लास्ट ईयर मानसून रेनफॉल, किन किन चीज़ों से रैवेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन किन किन चीज़ों से हुआ है। एक तो पैंडमिक की वजह से हुआ है, फिर लोगों की इनकम घट गई है, कम हो गई है, किस लिए, क्योंकि तो पिछले साल बारिश मानसून सीजन फेल रहा, एंड द रिलेटिवली ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन, जो महंगाई पिछले महीनों में हुई रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो उसकी वजह से भी लोगों के एक्सपेंसेस, लोगों का घर का बजट हिल गया। ऑन द हिंटरलैंड, तो हिंटरलैंड हाउस होल्ड्स मतलब दूर दराज के इलाकों में तो और भी चीज़ें महंगी हो गई। जब शहरों में ही महंगी थी तो दूर दराज, हिंटरलैंड मतलब दूर दराज के इलाके, तो उन इलाकों में तो और भी ज़्यादा चीज़ें महंगी होती गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से रूरल इकोनॉमी अभी भी वीक है, अभी भी विगर नहीं हो पाई है, अभी भी स्ट्रेंथ को रीगेन नहीं कर पाई है। ठीक है, तो इस समय पे आप स्कीम्स में से पैसा निकाल रहे हो तो कैसा चलेगा। एट द लेवल द बजट एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर, तो आगे बता रहे हैं कैसे पैसा निकाला गया है स्कीम्स में से। रूरल डेवलपमेंट इन 2023-24 इज पेज्ड 2.38 लाख करोड़, इतना अलॉट किया गया 2.38 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मार्जिनल मतलब ना के बराबर 0.1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज व्हेन मेजर्ड एज अ प्रपोर्शन ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर एट 5.3%। जब पूरा का पूरा बजट के कंपैरिजन में आप देखोगे, ठीक है, आप पाई चार्ट बनाते हो, तो रूरल इकोनॉमी को जो मिलता है ना, रूरल इकोनॉमी के लिए जितना दिया गया है वो तो सिर्फ ना के बराबर है। ठीक है, ये इतना ना के बराबर मिला है रूरल डेवलपमेंट के लिए, कंपेयर्ड विद द 5.2% इन द प्रीवियस बजट एस्टिमेट। प्रीवियस में दिखा गया था कि 5.2 मिलेगा, पर मिला तो सिर्फ इतना ही, 0.1 ही हमें ज़्यादा मिला। ठीक है, व्हेन व्यूड अगेंस्ट द रिवाइज्ड एस्टिमेट, और अगर रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से देखेंगे तो आउटले इज़ अ गुड 0.6 परसेंटेज पॉइंट लोअर, 0.6 परसेंटेज लोअर ही है। ठीक है, फूड सब्सिडी टू हैज़ बिन शार्टली पार मतलब घटा दिया गया, तो फूड के ऊपर जो सब्सिडी थी वो भी घटा दी गई है, और अब 1.97 लाख करोड़ कर दी गई। पहले इससे ज़्यादा मिलती थी, अब इतना ही मिलेगा। इट इज़ ऑलमोस्ट 5% लोअर दैन द 2022-2023 बजट एस्टिमेट, तो ये जो बजट एस्टिमेट था इससे 5% कम है पिछले। ठीक है, एंड स्टीप 31% डाउन फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, तो पहले एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं, उसके बाद ही फाइनल बजट प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो उन एस्टिमेट्स का जब हम देखते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट हो गया, पहले एक बजट एस्टिमेट आता है जो कि संसद में लाया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ के जो भी MPs MLAs होते हैं, फिर जो भी कमेटीज़ होती हैं, उनका सजेशंस मिलता है, उसके सजेशंस के बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, उस रिवाइज्ड एस्टिमेट के बाद फाइनल बजट आता है। ठीक है, तो जब इन एस्टिमेट्स में देखा गया तो उस एस्टिमेट से भी कम पैसा मिला। ठीक है, जो 2023 का फर्स्ट टाइम जो एस्टिमेट आता है उससे 5% लोअर था, फिर रिवाइज होके जैसे मैंने कहा आता है उससे तो 31% कम था फाइनल बजट में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर आप उस प्रोसेस को समझते हो कि बजट कैसे बनता है तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, पहले बजट एस्टिमेट बनता है, फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बाद आपका बनता है फाइनल बजट। तो ऑथर कह रहे हैं जब बजट एस्टिमेट आया था फर्स्ट स्टेज पे, इस स्टेज से कंपेयर करते हो ये अमाउंट 1.97 लाख करोड़, ये 5% कम है, और जब आप इस स्टेज से कंपेयर करते हो तो ये अमाउंट 31% कम है। ये अमाउंट कौन सा है, फाइनल बजट हमारा 1.97 लाख करोड़। ठीक है, तो ये अमाउंट इस वाले से 5% कम है और इस वाले से तो 31% कम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। टू बी श्योर द गवर्नमेंट्स resolve to stay the course on fiscal consolidation, especially after COVID-19 pandemic, had to spend more even as revenue receipts dipped amid the unprecedented economic contradiction. Ms. Sitaraman, with the little leeway on the expenditure front, once she had decided that government would concentrate its resources on increased public outlays and infrastructure and investment. ठीक है, तो बहुत कुछ कह दिया इन्होंने। तो ये जो बजट ये जो अब आ रहा है तो इतनी सारी कटौती हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि तो गवर्नमेंट को सब कुछ सभी चीज़ों को एक साथ कंसोलिडेट मिला के एक साथ लेके चलना था। स्पेशली कोविड-19 जब पैंडमिक आया उसके बाद से तो
रेवेन्यू रिसीट्स मतलब सरकार की जो इनकम थी वो सोर्सेस कम हो गए ना, तो वो सोर्सेस कम हो गए, रिसिप्ट्स मतलब इनकम जो भी थी सरकार की कम हो गई, और अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, रशिया यूक्रेन वार की वजह से इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो इससे मिस सीतारामन जी को बहुत ही लिटिल लीवे, ना के बराबर फ्रीडम मिला। लीवे का मतलब होता है फ्रीडम, तो बहुत कम फ्रीडम मिला कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर पाएँ। तो मिस सीतारामन जी खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट। ऑन द एक्सपेंड मतलब खर्चे के तौर पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वो खर्चा नहीं कर सकी, क्योंकि तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। और क्या डिसाइड किया सीतारामन जी ने? सीतारामन जी ने डिसाइड किया लोगों के बहुत ज़्यादा ऐसे स्कीम्स, ये स्कीम वो स्कीम ला के ऐसे खर्च करने के बजाय मैं सीतारामन जी ने डिसाइड किया कि हम अपना जो भी जितना भी बचा पैसा हुआ है वो हम किस पे इन्वेस्ट करेंगे? पब्लिक आउटप्लेस जो कि लोगों के लिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही आपका कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, उन सब चीज़ों पे और इन्वेस्टमेंट पे हम खर्च करेंगे, ना कि आलतू फालतू बाकी के चीज़ों पे, ठीक है। Capital expenditure has been allocated rupees 10 lakh crore, a 33% jump from the fiscal budget estimate. तो ज़्यादा मिला 10 लाख करोड़ रुपए। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा आपका वही होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, नए नए चीज़ों को लाना, इन्वेस्टमेंट करके नए नए एसेट्स को लाना, तो आपका वही कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसमें 33% ज़्यादा अलोकेट किया गया। तो मैंने आपको बताया था ना, पहले एक एस्टिमेट आता है, फिर आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है, फिर फाइनल बजट आता है। तो ये जो पिछले एस्टिमेट्स थे ना, इससे जो एक्सपेंडिचर अब टोटल अमाउंट एलोकेट हुआ वो 10 लाख करोड़ ज़्यादा है, ठीक है। ये 33% जंप है। फिर इफ़ वन एड्स द ऑलमोस्ट 3.7 करोड़ सेट असाइड फॉर ग्रांट्स इन, और इसमें क्या इंक्लूड है? 3.7 लाख करोड़ किनको देना है? ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड, एड का मतलब सहायता, तो स्टेट्स को गवर्नमेंट देगी ये पैसा सहायता के तौर पे। फॉर किस लिए देगी? फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, ठीक है। कैपिटल असेट्स परचेज करने के लिए, कैपिटल असेट्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी पैसा कि आप भाई लोगों के लिए आप कैपिटल असेट्स को परचेज करो, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। द मिनिस्टर्स लॉडेबल इंटेंट, लॉडेबल मतलब तारीफ करने लायक इंटेंट है, टू अप्लाई द फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग। तो ये गवर्नमेंट का जो कैपिटल स्पेंडिंग है ना, और ये सब स्पेंड करना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे, स्टेट्स को सहायता देना, ये तारीफ़ करने के लायक है। और ये मिस सीतारमण जी का जो इंटेंट है कि हम लोग कैपिटल स्पेंडिंग पे, सरकार का पैसा कैपिटल स्पेंडिंग पे ज़्यादा करें, एज किस लिए? टू स्पर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। स्पर करना मतलब किसी भी चीज़ में बढ़ावा देना, किसी भी चीज़ में ग्रोथ देना। तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैपिटल स्पेंडिंग को महत्व देना, ये जो निर्मला सीतारमण जी का इंटेंट है ये क्लियरली एविडेंट है इस बजट में। तो इस बजट में ये उनका मकसद जो है साफ साफ दिखता है, ठीक है। बस लास्ट पैराग्राफ है ये। अब आर्टिकल ही बड़ा है तो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छा है ये, आपको बजट का पूरा एनालिसिस मिल गया इस एक ही सेशन में, ठीक है। विथ द ग्लोबल डिमांड अनसर्टन दिस ईयर, ग्लोबल डिमांड जो थी मतलब पूरे के पूरे विश्व में जो डिमांड्स थी, लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न था वो बहुत ही अनसर्टन रहा। अनसर्टन मतलब अनिश्चित रहा। ऑन किस लिए? ऑन द अकाउंट ऑफ स्लो डाउन इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज़। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो हैं, ठीक है, यूके की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, उसमें बहुत ही स्लो डाउन दिखा। आप सब तो जानते ही होंगे, ठीक है, रेसेशन आ रहा है ऐसे सभी कह रहे हैं। टेक कंपनीज़ ले ऑफ कर रही हैं, ट्विटर ने निकाल दिया, गूगल ने निकाल दिया, HCL ने निकाल दिया, ठीक है, ये सब ले ऑफ चल रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। इन सब चीज़ों के चलते हुए क्या हुआ? The economic survey pertinently pointed out India's domestic market will necessarily have to serve as the economy's bulwark. Bulwark मतलब protect। तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को ही इंडिया की इकोनॉमी को बुलवाक करना होगा, मतलब बचाना होगा, ठीक है। अब इंटरनेशनल मार्केट से तो कंजम्पशन नहीं आ रहा है, ठीक है, हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। जब एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं तो
पैसा भी एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाएगा। तो इंडिया का जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है ना, तो इंडिया में ही हमें इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है अब वो उसी को ही इंडिया के इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना होगा। किस तरीके से अब वो प्रोटेक्ट करेगा? इंडियन मार्केट में ही नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस करना होगा। नई नई चीज़ें जब प्रोड्यूस होगी और वो जब इंडिया में ही कंज्यूम होंगी तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही घूमना स्टार्ट कर देगा। जब पैसा घूमना स्टार्ट करेगा तो सभी लोगों के पास पैसे होंगे, सभी लोगों के पास पैसे होंगे तो सभी लोग चीज़ों को डिमांड कर सकेंगे और वो डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल सही से चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट ही इकोनॉमी को बुलवर्क करेगा, हमारे इंडियन इकोनॉमी को बचाएगा। ठीक है, मिस सीतारमन हैज़ ऑल्सो अटेम्प्टेड टू वूव मतलब अट्रैक्ट करना, मिडिल क्लास लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश की। किस चीज़ से? विथ राफ्ट ऑफ चेंजेस। राफ्ट मतलब बहुत सारे बदलाव लाए उन्होंने। किस चीज़ में? पर्सनल इनकम टैक्स में। ठीक है, जो इनकम टैक्स आप भरते हो उस चीज़ों में उन्होंने बदलाव लाए हैं। इन कॉम्बिनेशन विथ द ट्वीक्स टू कस्टम ड्यूटीज़। ट्वीक्स मतलब चेंजेस, और कस्टम ड्यूटीज़ में भी उन्होंने चेंजेस लाए। तो कस्टम ड्यूटीज़ में चेंजेस लाए और इनकम टैक्स में चेंजेस लाते हुए उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को वू किया, अट्रैक्ट किया। ठीक है, इन टोटल कॉस्ट द गवर्नमेंट्स 37,000 crore इन द फॉरगॉन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। तो कैसे उन्होंने किया, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा डिटेल। अगर आपने बजट को ध्यान से आपने एनालाइज किया हो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जो पहले का ओल्ड टैक्स रिजिम में न्यू टैक्स रिजिम करके दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं भरना चाहिए था। अब बजट में उसको अमेंड करके 3 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपकी अब आप ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 3 लाख तक की छूट मिल गई है। ठीक है, तो 2.5 से ये 3 लाख हो गया। और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आपकी रिटर्न्स फाइल हो रही हैं तो 5 लाख तक का आपको छूट था पहले, अगर आपकी इनकम 5 लाख है। ठीक है, ये ओल्ड टैक्स रिजिम है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ 2.5 से ये कितना हो गया 3 लाख। ये ओल्ड टैक्स रिजिम है और न्यू टैक्स वेट ये आपकी ओल्ड, अरे यार पेन को क्या हो गया, ओल्ड टैक्स में क्या हुआ 2.5 से 3 लाख हो गया और न्यू टैक्स रिजिम में क्या है, अगर आपकी इनकम पहले 5 लाख थी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना था। अब वो लिमिट बढ़ के कितनी हो गई है 7 लाख रुपीज़ हो गई है। ठीक है, अगर अब आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो ये जो छूट मिली है इससे गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ है, फॉरगॉन मतलब आ सकता था। अगर पिछली ही लिमिट्स रहती थी तो गवर्नमेंट को आ सकता था वो पैसा, कितना ज़्यादा आ सकता था 37,000 crore। इतना ज़्यादा सरकार को नुकसान हुआ, मतलब इतना ज़्यादा अब कम आएगा, 37,000 crore कम आएगा। तो लोगों को फ़ायदा हो इसलिए सरकार खुद के ऊपर ये नुकसान ले रही है। ठीक है, ये उन्होंने कैसे आया 37,000 फॉरग्रॉन, आपको समझ में आया ना जो मैंने ओल्ड और न्यू टैक्स का बताया। इसलिए आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में भी आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, तो आपको पढ़नी चाहिए चीज़ें। ठीक है, सम ऑफ दीज चेंजेस आर एम्ड एट लीविंग मोर मनी इन द हैंड्स। तो जब उन्होंने छूट दी कि आपको टैक्स नहीं भरना है तो इस चीज़ से उनका क्या मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे किन लोगों के हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ सैलरीड एंड पेंशनर्स। जो सैलरीड क्लास लोग हैं जिनका वेतन आता है मंथली उन लोगों के पास, और जो पेंशनर्स हैं उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे। अब इन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा तो क्या होगा, वो जो पैसा होगा वो क्या तो बजट जो प्लानर्स थे उन लोगों ने क्या होप किया, उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि फाइंड इट्स वे बैक। तो फिर से अब जो हमने इतना ज़्यादा पैसा छोड़ दिया है लोगों को वो हमारे पास फिर से कैसे आएगा, जब इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ये आइदर सेव करेंगे या फिर इंक्रीज स्पेंड करेंगे ऑन वाइटल कंजम्पशन, मतलब ज़रूरी चीज़ों के ऊपर स्पेंड करेंगे। देखो अगर सेव करेंगे तो वो बैंकों में रखेंगे। ठीक है, दूसरे बैंक्स में एज FD रखेंगे, कई सारे बॉन्ड्स परचेज करेंगे, तो इनडायरेक्टली वो पैसा फिर से गवर्नमेंट के पास आ जाएगा।
या फिर वाइटल कंजम्पशन, जो अभी इम्पोर्टेंट ज़रूरत की चीज़ें उस पर कंजम्पशन करेंगे, तो ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो ज़्यादा पैसा मूवमेंट होगा, तो वो फिर से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। ठीक है, इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, पैसा मूव करेगा तो इकोनॉमी भी ग्रो करना चालू करेगी। ऐसा बजट प्लानर्स ने सोचते हुए ये जो डायरेक्ट टैक्स का लिमिट्स था उन सब चीज़ों को चेंज किया। ठीक है, द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ द इनकम टैक्स चेंजेस दो, ठीक है, चेंज तो किया उन लोगों ने, पर ऐसा लगता है कि ये जो ज़्यादा इससे बेनिफिट किन लोगों को हुआ, दोज इन द हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट। ठीक है, जो हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट होता है, आई थिंक 12 लाख है, वो 12 है या 15 लाख है, मुझे उतना कंफर्म करना पड़ेगा, पर मोर देन 12 लाख और 15 लाख है, शायद 12 लाख लिमिट है या 15 लाख। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आपका अब आई थिंक 37% कुछ है। ठीक है, तो पहले आई थिंक 42 कुछ था, अब वो कम होके 42 था पहले, अब 37% कुछ हो गया है। ठीक है, वो जो 12 टू मोर देन ग्रेटर देन 12 एंड 15 लाख जिनकी इनकम थी, ठीक है, तो उनको 42% टैक्स भरना पड़ता था अमाउंट का, और अब 37% हो गया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा तो देखो, इफेक्टिव रेट हैज़ बिन कट बाय 3.74%। ठीक है, तो वो 42% टू कुछ था, वो कम होके 37 पॉइंट कुछ हो गया है। ठीक है, पॉइंट में सब कुछ था, तो ये जो 3.74% की कमी है ना, ये जो इफ़ेक्टिव रेट में कमी आई है, जो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट वालों को ही इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आपने देखा जैसे कि 2.5 से भाई सिर्फ 3 लाख ही तो हुआ, पर इनको तो देखो 3% का छूट मिल गया। तो 2.5 3 लाख किन लोगों का होता है? 2.5 से 3 लाख की इनकम तो मिडिल क्लास तक की है, एंड ग्रेटर दैन 12 और 15 लाख किन लोगों की होती है? अमीर लोगों की इनकम होती है। ठीक है, तो रेनफोर्सिंग अ परसेप्शन, तो इससे फिर से वही बात आ जाती है कि वही धारणा, यह कटौती से इस धारणा को मजबूत करती है कि हमारी जो परसेप्शन है, परसेप्शन मतलब धारणा, इस चीज़ से ये चीज़ ये जो कटौती है उस धारणा को मजबूत करती है कि यह सरकार अमीर लोगों की तरफदारी करती है। ठीक है, दैट दिस गवर्नमेंट बैट्स फॉर द एफ्लुएंट। बैट करना मतलब तरफदारी करना, अफ्लुएंट मतलब जो धनी लोग हैं, तो जो पैसे वाले लोग हैं उनकी ही ज़्यादा तरफदारी करती है, ऐसा दिखा जब ये कटौती की गई। ठीक है, तो इन शॉर्ट एनालाइज तो हुआ ही, सभी चीज़ें एनालाइज हुई, कितना नुकसान हुआ, किन किन चीज़ों में कटौती आई, कैसे डिटेल में स्कीम्स को एक्सप्लेन नहीं करा गया। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि क्रिटिसाइज़ किया ऑथर ने, आज की टोन रहेगी टॉन्ट करने वाली। ठीक है, टॉन्टिंग इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, तो क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारा, इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारा फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये बजट ऐसा ऐसा रहा। ठीक है, तो आज का आपका ऐसे का टॉपिक है, मैं आपको हर सेशन में ऐसे का टॉपिक देता हूँ ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग रहे। तो ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, राइट एन ऐसे ऑन द यूनियन बजट 2023 प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो 1 फरवरी यानी कि कल के दिन जो बजट प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में हमारे, उस बजट के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, 200 वर्ड्स में आप एक ऐसे लिख सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस आर्टिकल, यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल। ठीक है, मैंने हिंदी में भी आपका ये आर्टिकल ट्रांसलेट किया है, सभी पैराग्राफ्स जितना यहाँ पे दिया है उतना ही आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया है। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड आप फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो, उनको भी पता चले कि भाई बजट में क्या क्या रहा। ठीक है, दिस आर्टिकल विल बी हेल्पफुल फॉर एनी ऑफ द एस्पिरेंट। ठीक है, अगर वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, ठीक है, इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो, आरबीआई हो। ठीक है, ये सेशन आपका बैंकिंग अवेयरनेस में हेल्प करेगा, बहुत कुछ जानने को मिला बजट के बारे में। ठीक है, सो डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड हाँ, थोड़ा हमारा सेशन 50 मिनट्स तक चला गया, आर्टिकल लंबा था, बजट वाला आर्टिकल था, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक बने रहें। ठीक है,
So this was it for the today's session. I will be winding up now. ठीक है, until we meet next time, bye bye everyone and take care.